हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआरएम मल्होत्रा क्लासेस। तो सिडबी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी रिक्रूटमेंट का इस समय लास्ट फेज चल रहा है, जो कि है इंटरव्यू का। आपको इस इंटरव्यू को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको एक बात पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू होता है वो एक रियल गेम होती है। अगर आपने पहले जो फेज थे एग्जामिनेशन के, उसको रट्टा मार के ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है, तो आप जाके इंटरव्यू में एक्सपोज हो जाएंगे। आपने सिर्फ रट्टा मारा है, चीजों को समझा नहीं है, तो इंटरव्यूअर आपको पकड़ लेगा। इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने का सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज आएगी आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स देके, और उसके बाद मेजॉरिटी नॉलेज आती है आपकी खुद की रिसर्च एंड रीडिंग से। तो इस समय अगर आप सीरियस है इस इंटरव्यू के लिए, तो आपको रीडिंग एंड रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ पे अपनी एनर्जी को फोकस करना है। अगर मैं अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की बात करूं, तो मैं ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला। इनफैक्ट कोई भी आपको इंटरव्यू गाइडेंस ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। उस समय किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो आपको पहले से कोई भी नहीं प्रिपेयर करवा सकता। ये आपको खुद ही रीड करना है। मैक्सिमम आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो रिज्यूम है, उसको लोग प्रिपेयर करवा सकते हैं, बट टेक्निकल पार्ट में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको खुद ही रीड करना पड़ेगा, खुद ही चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से बड़े सारे लोग पहले ये पूछेंगे कि सर इंटरव्यू कब हो सकता है। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो रहा, तो आपका इंटरव्यू नेक्स्ट 20 डेज में हो सकता है। कुछ बच्चों को ईमेल्स आ गए हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के। 7th से लेकर 10th मार्च के बीच में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। सारी डिस्कशन करते हैं हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की अब। चलिए, अगर ग्रेड ए के लेवल पे बात करें, तो यहाँ पे 207 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करा गया इंटरव्यू के लिए, जिसमें से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही सिडबी ग्रेड ए का ऑफिसर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो टफ है। सेम कंपटीशन ग्रेड बी के लेवल पे है। यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स को ही सिडबी ग्रेड बी का ऑफिसर बनाया जाएगा। आपके सामने सिलेक्शन प्रोसीजर एक बस क्लियर पिक्चर लाने के लिए कि आपका सिलेक्शन किस पे बेस्ड है। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 फेज में डिवाइडेड था। फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का था। फेज 1 जो एग्जामिनेशन था उसके बेसिस पे आपको मेंस एग्जामिनेशन में बुलाया गया था। अब फेज 1 का जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो हम फेज 1 पे क्रॉस मार देते हैं, बात खत्म। फेज 2 की बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, और फेज 3 जो कि इंटरव्यू का है, इन दोनों के मार्क्स को कंसिडर करा जाएगा आपकी फाइनल सिलेक्शन में। फेज 2 की बात करें, तो फेज 2 में आपके 2 पेपर थे। एक था टेक्निकल पेपर, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि 125 मार्क्स का था, और एक था इंग्लिश जो कि 75 मार्क्स का था। तो आपका फेज 2 टोटल 200 मार्क्स का था, और आपका जो फेज 3 है इंटरव्यू का, वो 100 मार्क्स का है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज 2 और फेज 3 मार्क्स को क्लब करके बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे एक बात की आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि आपने फेज 2 में जितना ही अच्छा परफॉर्म करा हो या बेकार परफॉर्म करा हो, आपको जो इंटरव्यू पैनल है वो इंटरव्यू में या तो अंदर कर सकता है कि हाँ जी आपको हम जॉब देंगे, या तो वो आपको बाहर कर सकता है। ठीक है जी। तो आज के दिन पे आपका सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर बनना या ना बनना, ग्रेड ए या ग्रेड बी, वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंडेंट है। इंटरव्यू के लिए तो आपको नॉलेज गैदर करनी ही पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ बेसिक वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे और चीजों को रिसर्च करना पड़ेगा। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू है, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। यहाँ पे 25 मार्क्स को रखा गया है नोटेबल अचीवमेंट्स के लिए, जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में करी हो। कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे आपने कुछ अच्छा परफॉर्म करा हो, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हो, तभी आपको ये 25 मार्क्स अवार्ड कर जाएंगे। इसमें से भी कितने मार्क्स अवार्ड करेंगे उसकी क्लैरिटी नहीं है, रिजर्व करा है। 25 में से क्या पता कम करें, क्या पता पूरे के पूरे कर दे, अगर आपकी अच्छी खासी अचीवमेंट हो। इसके अंदर रिकॉग्निशन इन सर्विस को भी रखा गया। तो अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है, आपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम करा है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास, कोई नोटेबल एविडेंस है, तभी जाके आपके रिकॉग्निशन इन सर्विस को भी कंसिडर करा जाएगा। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर आपके इंटरव्यू की बात स्टार्ट होगी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट से। अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट, कुछ इसमें गलत आंसर है, सही आंसर नहीं होते, ये आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो आपकी पर्सनालिटी निकल कर आएगी, उसको इंटरव्यू पैनल के सामने रख दिया जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ऑनलाइन काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपना खुद का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दें। और इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं,
तो आप बस अपने आंसर्स को कंसिस्टेंट रखें, तो वही बेस्ट रहता है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। वो आपकी मतलब साइकोलॉजी या फिर आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें बहुत वेरिएशन रहेगा तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है। आप अपने आंसर्स को एक मतलब सेम फॉर्म में रखेंगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें सही रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आप जरूर जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे ये, और देखेंगे आपका क्या उसमें रिजल्ट निकल कर आते हैं, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं बाद में जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके ऊपर वो क्या पूछ सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर। तो इसको समझने से पहले, इस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आने वाला है उससे पहले कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि आपका क्या रोल है, वहां पे जाके आप क्या काम करने वाले हैं। अगर मैं पहले बात करूं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसके बेसिस पे आपको बुलाया गया है, तो अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट है, आप कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो उस केस के अंदर आपसे मांगा गया था एक्सपीरियंस, कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आपने काम कर रखा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ना कहीं बैंकिंग के अंदर या फिर कैपिटल मार्केट्स के अंदर, तब आप एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट को फिल करने के लिए। बट दो जगह फ्रेशर्स को एलिजिबल रखा गया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एमबीए फिर पीजीडीएम कर रखी है, तो यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं था। अब दोनों केस के अंदर आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके पास एक अच्छी बात भी है कि आपने काम कर रखा है, वो कंसिडर तो करेंगे आपको। बट यहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस पर पकड़ होनी चाहिए कि आपने क्या काम करा, उसका इम्पैक्ट क्या, क्या प्रोसीजर्स वगैरह थे, तो वो डिटेल में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फ्रेशर है तो उसके केस के अंदर जो टेक्निकल पार्ट है उसको बहुत ही ओपन रखा गया है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो आपने अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा था, उसमें एक मॉड्यूल में स्पेसिफिक बात करूं, मॉड्यूल 4 है, अगर आपको नहीं पता, आप मुझसे नहीं पढ़े, तो उसके अंदर हमने क्रेडिट मैनेजमेंट को पढ़ा है। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं क्रेडिट के, टर्म लोन होता है, सीसी होता है, ओडी होता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस होता है, तो उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांस है। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर आपका इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है वही प्रैक्टिकल में आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस शीट बनाना पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद इसका एनालिसिस, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे वो आपका रेशियोज हो, तो रेशियोज के ऊपर आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। और रेशियो सिर्फ फॉर्मूला नहीं, क्या इंपैक्ट होता है, क्या मतलब है उसका, तो यहाँ इस एरिया से तो क्वेश्चन पक्का आएंगे। और दूसरा अगर टेक्निकल एरिया की मैं बात करूं, तो वह आपका क्रेडिट मैनेजमेंट वाला पार्ट, तो वहां पे सीसी, ओडी, एक्सपोर्ट फाइनेंस, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी वगैरह, वो सारी चीजें आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है जी। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें ग्रेड ए ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर अप्रेजल की बात करी गई है, अप्रेजल ऑफ एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल। इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में डाल चुका हूँ। ये रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने क्रेडिट ऑफिसर की तरह काम करा है। तो यहाँ पे डिसबर्समेंट, सैंक्शंस वगैरह कैसे होते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट करना है, कितने सारे कस्टमर्स आपके पास हैं, मॉनिटरिंग करना है कि आपने जो लोन दे रखा है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं करा, कोई डे पास ड्यूज वगैरह है कि नहीं है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिव्यू, रिन्यूअल्स एंड प्रपोजल। अगर रिव्यू की बात करें तो ये करा जाता है टर्म लोन्स के लिए ना, कि आप देख लो टर्म लोन की पेमेंट टाइमली हो रही है तो आप रिव्यू करके छोड़ देते हो। रिन्यू की बात करें तो जो आपके वर्किंग कैपिटल लिमिट्स होती है ना, आपने ओडी दे रखी है, सीसी दे रखी है, तो वो जनरली आप 1 साल के लिए देते हो, फिर उसके बाद आप रिन्यू करते हो। हाँ जी, ये वाला बंदा ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये पैसा वैसा रिटर्न कर रहा है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, बिजनेस इसका सही है, तो जाके आप रिन्यू करते हो उसको, ठीक है ना। टर्म लोन तो 5 साल 6 साल के लिए हो गया, तो वहां पे सिर्फ रिव्यू होता है, और बाकी अकाउंट्स के अंदर, ये वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आप रिन्यू करते हो। तो ये सारी बातें जो है जॉब प्रोफाइल की इसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में आपने पढ़ रखा है, तो वो आपको हेल्प करने वाला है। तो ये वाले पार्ट को आपको सिलेबस से कवर करना है। इसके बाद ग्रेड बी की बात करें, तो यहाँ पर तो देखो आप थोड़े से और अच्छे लेवल पे चले गए, आप लीडरशिप पोजीशन पे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस वाली बात तो पता है ग्रेड ए के लेवल पे जो है। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस, आपको मतलब एमएसएमई के अंदर कितना पेनिट्रेशन है, कितना लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है, नहीं दिया रहा, तो पॉलिसी लेवल पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ग्रेड बी में आके। तो यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये जॉब प्रोफाइल है। इसके बाद आपको अपना इस इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आप रिज्यूमे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं, देखो फ्रेशर्स, आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस देने की अपॉर्चुनिटी नहीं है,
अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं इंटरव्यू एक तरह का फिक्स में है कि आपने कुछ काम तो कर नहीं रखा, तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूं? तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिराने का कि मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी, अपना रिज्यूमे एक्सप्लेन करो, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है। फिर उस पढ़ाई के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म पूछ लूंगा, फिर कुछ बजट के अंदर चेंजेस आए हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं तो वो चीजें मैं पूछ लूंगा, करंट अफेयर्स पूछ लूंगा। उसके बाद मैं फिर टेक्निकल में चला जाऊंगा कि हाँ जी, आपका ये वाली प्रोफाइल है, हम आपको ग्रेड ए के लेवल पे क्रेडिट अप्रेजल्स के लिए रख रहे हैं, ग्रेड बी का लेवल है तो चलो वहां पे तो आपके पास कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपसे वर्क एक्सपीरियंस में पूछ लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर बात उस समय आपका रिज्यूमे में इतना काम नहीं आएगा, बट टेक्निकल के ऊपर वो आपको घुस जाएंगे। उसके बाद अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में नॉलेज। उसके बाद आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल में नॉलेज। आपने वहां पे क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, क्या आपने इनोवेशन वगैरह करा, वो सारी बातें आपसे वो पूछने वाले हैं। तो वर्किंग जो एस्पिरेंट है, उनके पास एक स्टोरी बताने के लिए वो स्टोरी आप इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि वो आपसे क्वेश्चन जो भी थे पूछे वो आपको पता हो। आपको स्टोरी ऐसी बतानी है कि हाँ जी, उस स्टोरी में से क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो वो क्वेश्चन जो पूछेंगे वो मेरे को पता हो। आपको स्टोरी देनी ही ऐसी है कि हाँ जी, ये पूछो मुझसे, ये पूछो मुझसे, तभी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद टेक्निकल फिर से ओपन है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे वो, बट आई होप आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास जरूर होगी। यहाँ पे जो बच्चे क्रेडिट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके पास नॉलेज होगी, बट अगेन यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें काफी सारी चीजों को कंसिडर करा गया। तो अगर आपके पास क्रेडिट अप्रेजल का नॉलेज नहीं है तो आपको वो लेक्चर से ही वापस से देखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद ग्रेड बी के लेवल पे, तो यहाँ पे तो आपको बेसिक जो ग्रेड ए के लेवल पे बातें बताई गई हैं वो तो पता ही होनी चाहिए। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क कर रही है, एमएसएमई सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई में कितना पेनिट्रेशन है, कितना आपका क्रेडिट पेनिट्रेशन है, उसके बाद क्या गवर्नमेंट नई स्कीम्स लेकर आ रही है, ये सारी बातें ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर जो बेस्ट सोर्स है आपको मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन और सिडबी के बारे में बताने के लिए, वो है सिडबी की एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट की हर एक लाइन आपको पढ़नी है। जो बच्चा पिछली बार इंटरव्यू देने गया था उसने बोला था कि अगर एनुअल रिपोर्ट मैंने अच्छे से पढ़ ली होती तो इंटरव्यू में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता। तो सिडबी के एनुअल रिपोर्ट में कुछ भी लिखा है उसके बारे में आपके पास अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए। आप एनुअल रिपोर्ट रीड करेंगे, समझ में आ रहा तो ठीक है, कहीं पे लगता है यार ये कौन सा वर्ड आ गया तो मेरे को पता ही नहीं है, तो उसके बारे में गूगल पे जाके आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ये है एनुअल रिपोर्ट को रिसर्च करने का तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपका रिज्यूमे आता है, उसको परफेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है फिर एमबीए करिए, तो ऐसा भी हुआ है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लें। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर उसके बाद आपका टेक्निकल पार्ट जो एक क्रेडिट ऑफिसर के रोल में रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ना है, फिर आता है आपका सिडबी की एनुअल रिपोर्ट। इस सिडबी की एनुअल रिपोर्ट को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जरूर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली बनेंगे। आपसे वो खुद भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपने सिडबी की एनुअल रिपोर्ट का पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको पता है एमएसएमई सेक्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है, सिडबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो आप उसको अपने आंसर में चिपका देंगे। ठीक है ना? चलो, इसके बाद सिडबी की वेबसाइट आती है। अब वेबसाइट में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बता रखे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी देखो थोड़ा सा डिटेल में चले आते हैं कि हाँ, आप सिडबी का इंटरव्यू देने हैं, क्या वेबसाइट आप देख कर आए हैं, तो वेबसाइट पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, जो जो प्रोडक्ट्स अलग अलग अवेलेबल है कि किस तरीके से किस टाइप का लोन ये दे रहे हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस में आपको सिर्फ मेरी वीडियो देखना और कुछ नहीं करना। इसके बाद बजट के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर चेंजेस आए हैं सिर्फ उनको आपको देखना है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर आप सीए वगैरह हैं तो आपसे वो टैक्सेशन के बारे में पूछ सकते हैं, बट अगेन अगर आप एमबीए हैं या फिर और कुछ है तो आपसे वो नहीं पूछेंगे उसके बारे में। तो बजट के जो की चेंजेस हैं वो आप पढ़ लें, साथ ही साथ एमएसएमई के रिलेटेड जो चेंज है उसको भी पढ़ लें। सिडबी के एनुअल रिपोर्ट के बाद अगर कोई नई नोटिफिकेशन, कोई नई एमएसएमई सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हुई है, सिडबी में डेवलपमेंट हुई है, तो उसको भी आपको रीड करना है। इस एनुअल रिपोर्ट के बाद जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो आप सभी के लिए ले आऊंगा। मैं आपका एक मॉक इंटरव्यू करूंगा, बट वो मॉक इंटरव्यू तभी आपको हेल्प करेगा अगर आपने इन सब चीजों को पढ़ लिया है। अगर इसके बिना आप मॉक इंटरव्यू लेने आएंगे मेरे साथ तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। ठीक है ना? चलिए, जो हमारे सिडबी के एनरोल स्टूडेंट्स हैं, सिडबी के पहले कोर्सेज में एनरोल्ड है, उनके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको पैसे दिख रहे हैं 999, बट ये आपके लिए फ्री है, आप जाएंगे, आपको कोड यूज करना है एनरोल्ड।
तो आपका ये जो प्राइस है इस कोर्स का वो 0 हो जाएगा। इस कोर्स में आपको एनरोल इसलिए करा रहे हैं ताकि हमारे पास एक डेटा हो कि कितने बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको हम इजीली रीच आउट कर सके, इजीली फोन कर सके, इजीली उनसे कनेक्ट कर सके, ठीक है ना। बाकी जो बड़े कोर्सेज हैं उनमें तो बच्चे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे रीच आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो आप इस कोर्स में एनरोल कराएंगे और फिर धीरे धीरे मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। पहले कुछ वीडियोस डाली जाएंगी, फिर उसके बाद आपको मॉक इंटरव्यू के लिए कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए।